लोग का सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर अभी हम लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में ही चल रहे हैं। इसमें हम लोग ने जो अभी स्टार्ट किया था अपने बेसिक्स को, उसी को हम लोग अभी और कवर करेंगे जैसा आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था। आज हमारे टॉपिक्स होंगे गैसियस लॉ, आइडियल गैस, परफेक्ट गैस, वेपर, आइडियल गैस इक्वेशंस, रियल गैस इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, एवोगाड्रो लॉ और कंडीशंस लाइक एसटीपी एंड टीपी। इनमें हम सारे सवाल को डील करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पहले रिकैप कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो गैसियस लॉ हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे बेसिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था और स्टेट तक हम लोगों ने चीज़ें ख़त्म करी थी। ठीक है, स्टेट पे जब हम होते हैं किसी भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ के द्वारा तो वो स्टेट बन जाती है। स्टेट यहाँ से वहाँ चेंज होती है तो वो उसे हम पाथ कह देते हैं, और यही पाथ अगर हम पूरी तरह से परिभाषित कर दें, डिफाइन कर दें, तो प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो प्रोसेसेस हम लोगों ने जो वो पढ़ा था वो था हमारा क्वालिटेटिव बेसिस पे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी के आधार पे। तो गैसियस लॉ पे ही प्रोसेस आधारित होती है। गैसियस लॉ क्या होते हैं? पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ वो लॉ होता है जिसके अंदर जो गैस का प्रेशर है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। एंड गैलुसैक लॉ में था कि जो गैस का प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, फिर इन सभी को हम लोगों ने पढ़ के इकट्ठा एक साथ किया और उन्होंने फिर नया सीखा कि मास इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने फिर नंबर ऑफ मोल्स की अवधारणा का बात किया। मोल्स क्या होता है कि किसी भी गैस के यदि द्रव्यमान को ग्राम में लिया जाए तो उसके मॉलिक्यूलर वेट के अगर भाग दे देंगे तो वह नंबर ऑफ मोल मिलेगा। या एक मोल की परिभाषा कह सकते हैं कि किसी भी गैस के वह मात्रा जिसमें एवोगाड्रो संख्या के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो वही एक मोल कहलाएगी। या हम कह सकते हैं यदि किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट के बराबर मात्रा ग्राम में ली जाए तो भी वो एक मोल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ना है। आइडियल गैस इक्वेशन कैसे पढ़ेंगे? पहले आइडियल गैस पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने आइडियल गैस, परफेक्ट गैस और वेपर की बातचीत करनी है। आइडियल गैस क्या है? बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा एग्जाम दिया, एग्जाम देके अगर वो 75 से ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है परसेंटेज में तो वो डिस्टिंक्शन से पास है। 60 से ऊपर लेके आ रहा है तो फर्स्ट डिवीजन है। 45 से ऊपर है तो वो सेकंड डिवीजन है। हम लोग बात करते हैं ना 33 से ऊपर है तो वो पास है, केवल कोई उसके पास मतलब थर्ड डिवीजन भी कह सकते हैं लेकिन केवल पास कह के छोड़ सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने अगर देखें तो 33 से लेके 100 तक जो बच्चा नंबर पाएगा उस हमने नियम बना दिए कि भाई अगर तुम इस नियम को पूरा करोगे तुम 60 के ऊपर लेके आओगे तो फर्स्ट डिवीजन बोल देंगे। तो सिमिलरली गैस सब हैं, आइडियल गैस, परफेक्ट गैस, वेपर गैस, सब ही गैस हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? नियम बना दिया, जो जो उस नियम का पालन करेगा वो उस कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। आइडियल गैस के लिए नियम बहुत सारे हैं कि भैया उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होने चाहिए, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर कोलिजन नहीं होना चाहिए, यदि कोलिजन होना चाहिए तो परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन अवधारणा हमारा लॉ बना दिया कि ये ऐसे ऐसे होगा, जो इस सारी कैटेगरी को मानेगा वो आइडियल गैस कहलाएगा। उसके मॉलिक्यूल का जो साइज है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए और उसका आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल टेम्परेचर पर निर्भर करना चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक, जो चार्ल्स लॉ, बल्स लॉ सबका पालन करे वो आइडियल गैस है। तो जो गैस ये सारे नियम मानेगी वो आइडियल गैस कहलाएगी। प्रैक्टिकली कोई गैस आइडियल गैस नहीं होती है। ठीक है, देन परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस का नियम क्या था? परफेक्ट गैस का नियम ये था कि अगर टेम्परेचर के संदर्भ में उसका सीपीसीवी कांस्टेंट रह जाएगा तो वो परफेक्ट गैस है। ठीक है, एग्जाम्पल एयर हमारा परफेक्ट गैस माना जाता है और हम एयर को एज अ आइडियल गैस भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, फिर वेपर और गैस में आता है, दो शब्द हैं, वेपर भी है गैस भी है। कब वेपर कहेंगे कब गैस कहेंगे? तो जिसे आसानी से लिक्विफाई किया जा सके वो वेपर कहलाएगा, जिसे आसानी से लिक्विफाई नहीं किया जा सके वो गैस कहलाएगा। जैसे आपने कभी वाटर गैस नाम नहीं सुना होगा और ना कभी आपने हाइड्रोजन वेपर या ऑक्सीजन वेपर नाम सुना होगा या एयर वेपर नाम नहीं, आपने हमेशा सुना होगा क्या? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, बट वाटर वेपर। क्यों? क्योंकि वाटर कुछ देर पहले तो लिक्विड फॉर्म में था ना, हमने देखा है हम उसे लिक्विड बना सकते हैं सामान्यतः। अभी वो गैसियस फेज में है लेकिन वो लिक्विड बन सकता है। तो जो लिक्विड बन सकता है उसे हम लोग कहते हैं वेपर, जो लिक्विड नहीं बन सकता है उसे हम लोग कहते हैं गैस। अब आपके घर में आता है एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, उसका नाम क्या? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड भी है वो, उसमें लिक्विड पोर्शन में है लेकिन वो गैस भी है क्योंकि जिस प्रेशर पे उसे लिक्विफाई किया गया वो बहुत हाई प्रेशर है, हम आसानी से नहीं बना सकते उसको। ठीक है, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट हो गया। वेपर किसे कहेंगे? जिसे हम लोग आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। अमोनिया के लिए हम लोग, आप अमोनिया गैस भी शब्द सुनते होंगे, गैस का हिसाब हो गया, और अमोनिया वेपर का भी नाम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया के लिए
जो ये परिवर्तन है ये 132 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा, इसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर इससे ज्यादा होगा तो वो गैसियस फेज में रहेगा, इससे कम है तो वो वेपर बनाया जा सकता है, मतलब लिक्विड बनाया जा सकता है। इसीलिए अगर अमोनिया उससे कम टेम्परेचर पे है तो अमोनिया वेपर वर्ड यूज करते हैं, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे तो उससे अमोनिया गैस वर्ड यूज करते हैं। ठीक, ये सब आपने पढ़ा है, आपके नोट्स में सारी चीजें हैं। देन आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस पता चल गया। अब वो इक्वेशन क्या होगी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, जो चार्ल्स लॉ, बोलिसक लॉ, गेल्स लॉ और जो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी उन सभी को हम कंबाइन करते थे, वही आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती थी। ठीक है, फिर आइडियल गैस के बाद रियल गैस कैसी होंगी, तो जो इक्वेशन हम यूज करेंगे क्या वो रियल गैस पे भी लागू होंगी। आइडियल गैस रियल गैस से अलग है, तो जो चीज आइडियल गैस के लिए लागू है वो रियल गैस पे लागू नहीं होगी। अगर लागू कर रहा है तो उसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, क्या मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, तो उसे हम लोग वंडर वॉल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। फिर आता है कि आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसका सीपी क्या होगा, सीवी क्या होगा, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्पेसिफिक हीट का रेशियो है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देन एवोगैड्रो ने क्या लॉ दिए थे, और फिर जो अलग अलग कंडीशन है एसटीपी, एनटीपी, एसएटीपी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज डिपेंड्स ऑन, सार्वभौमिक गैस कांस्टेंट किस पे निर्भर करता है। चलिए पहले आप थोड़ा सा इसको हम लोग और पढ़ लेते हैं, इसके बारे में बता देता हूं आपको। देखिए, जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, पी वी बराबर एन आर बार टी, एक आइडियल इक्वेशन है। एक हम लोग जानते हैं पी वी इक्वल टू एम आर टी, इसे हम लोग जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। और एक हम लोग जानते हैं पी वी बराबर आर टी। ठीक है, कहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रेशर टेम्परेचर हमेशा वही रहता है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता प्रेशर और टेम्परेचर में। ठीक, तो ये तो बेचारा है एब्सोल्यूट प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये है वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ये है टेम्परेचर इन केल्विन। दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल। ठीक है, यहाँ पे ये सब सेम है, खाली ये मास हो गया है, ये आप हो गया है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये टेम्परेचर अभी भी केल्विन में है, वॉल्यूम अभी भी मीटर क्यूब में ही है, और प्रेशर अभी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही है। यहाँ पे चेंजेस होते हैं, यहाँ पे अब जो वॉल्यूम है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है, ये अभी भी टेम्परेचर केल्विन में है, ये प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही है। तो आपने क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है हमेशा कि अगर कभी भी नंबर ऑफ मोल यहाँ मौजूद है तो जो साथ में रहेगा वो कौन है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और यदि नंबर ऑफ मोल के अलावा चाहे मास हो चाहे कुछ भी ना हो, तो जो हमेशा साथ में रहेगा वो कौन रहेगा, वो हमेशा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कन्वर्जन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला n बराबर होता है मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, इसी को हम लोग जब आप प्लेस कर देते हैं तो ये हो जाता है पी वी इक्वल टू एम आर बार बाई एम इंटू टी, और यही आर बाई एम आपका बन जाता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि स्पेसिफिक कांस्टेंट आर बराबर होता है आर बार बटे एम, तो जो भी इसका वैल्यूज है, जो भी है मात्रक, वो इसी पे डिपेंड करेगा। अब ये आर बार होता कितना है, ये आर बार होता है आपका, अगर हम लोग फॉर्मूले से देखें तो आर बार है पी वी बराबर एन टी। हमने अलग अलग, अच्छा अब देखिए प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर, ये किसी गैस की बातें नहीं हो रही है। अगर आपने कह दिया कि मैंने 1 मोल गैस लेनी है, मैंने 2 मोल गैस लेनी है, अब वो 2 मोल गैस हाइड्रोजन की हो चाहे एयर हो चाहे ऑक्सीजन हो, अगर 2 मोल आपने बोला है तो 2 मोल का मतलब होगा क्वांटिटी फिक्स्ड हो गई, तो उसमें एवोगैड्रो संख्या के दुगने नंबर के मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो जब भी हम मोल में लेते हैं डेटा, तो वो डेटा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो तो संख्या है केवल एक। ठीक, और संख्या तो कोई मतलब फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लोग आर बार देखें तो ये जो भी जिस पे डिपेंड कर रहा है वहां पे पर्टिकुलर गैस का कोई रोल ही नहीं है, तो ये वैल्यू हमेशा यूनिवर्सली हर एक गैस के लिए सिमिलरली एप्लीकेबल होगी, और वो क्या होती है, वो होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा जब आप नंबर ऑफ मोल को मोल में लेते हैं तो यानी कि जो पदार्थ की मात्रा है वो डेफिनेटली
ग्राम में रही होगी, याद रखिएगा। अगर ये n मोल में है तो मास ग्राम में होगा, यदि n किलो मोल में है तो मास केजी में होगा। ठीक है, ये थोड़ी बेसिक बातें थी। आइए अब अपने सवाल पे लौट के आते हैं। पहला, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, सार्वभौमिक गैस कांस्टेंट किस पर निर्भर करता है? तो भैया सार्वभौमिक गैस कांस्टेंट किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है, कितनी? 8.314। तो नथिंग, आंसर क्या हो गया हमारा? नथिंग। वो किस पे डिपेंड करता है? नथिंग पे डिपेंड करता है। अगर पूरे सवाल में हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल की जगह अगर स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट कर देते तो हमारा अच्छा आंसर आ जाता मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हम लोग सवाल पे जो दिया है वो तो कवर करेंगे, और क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा आंसर सिंपल है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? नथिंग पे करता है। और अगर यहाँ पे यूनिवर्सल की जगह लगा होता स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट तो हमारा आंसर हो जाता मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल गैस इक्वेशन इज फॉर, आइडियल गैस इक्वेशन किसके लिए है? तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या एयर के लिए है, स्टीम के लिए है, फ्लूइड के लिए है, ऑल गैसेस? भैया आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल है वो दुनिया की हर गैस के लिए है। ठीक है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। ठीक, वो सभी गैस पे एक समान रूप से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉयल्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन, बॉयल्स लॉ कब वैलिड होता है? अब देखिए हर बच्चे को दिमाग में रहता है कि 3 लॉ हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलिलियो लॉ, कैसे याद करना है? बॉयल से नाम बोलने में एक और शब्द आएगा आपके दिमाग में, बॉयल। बोलते सेम है बॉयल, स्पेलिंग दोनों की अलग है। इसका मतलब क्या होता है? उबलना। उबलता है जब तो उसे बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग हमेशा कब होती है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे पानी का आप बॉयल करेंगे अभी तो 100 डिग्री पे फिक्स हो जाएगा मामला। ठीक है, तो आपको ऐसे ही दिमाग में याद रखना है, बॉयल मतलब बॉइलिंग, और बॉइलिंग होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यानी बॉयल साहब ने जो नियम दिया होगा वो किस पे लागू होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, सबकी अपनी ट्रिक होती है। मेरी ये थी अपने टाइम पे, मैंने आपको शेयर कर दी, बाकी जो आपको अच्छा लगे। क्लियर एकदम? तो बॉयल्स लॉ तो कहता ही है ये ना कि व्हेन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ध्यान देना, ये बॉयल्स लॉ है। अगर आप मैथमेटिकली बात करेंगे, मैथमेटिकली इन दोनों में से कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप कांस्टेंट ले आओ तो दोनों चीजें सेम है, बट यहाँ पे अगर आप थ्योरेटिकली देखेंगे तो चीजों में डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रेशर इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी व्हाइल वॉल्यूम इज, प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, यहाँ वॉल्यूम पे प्रेशर मतलब नहीं है, प्रेशर को वॉल्यूम से मतलब है। प्रेशर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम क्यों घट रहा है? ये उसकी मर्जी है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो निर्भर कर रहा है वॉल्यूम पे, जबकि इस इक्वेशन के हिसाब से वॉल्यूम जो डिपेंडेंट है, प्रेशर इंडिपेंडेंट है। मैथमेटिकली बोथ थिंग्स आर ट्रू, लेकिन बॉयल साहब ने जो कहा था वो बॉयल साहब ने कहा था इसके बारे में कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, और ये लागू कब होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये बढ़िया है। आइए, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या क्या है देखिए। हम जानते हैं P बराबर nRT, आइडियल इक्वेशन है, बिल्कुल है। P बराबर mRT, ये भी है। इसका नाम एक और क्या है? जर्नल गैस इक्वेशन भी इसको कहा जाता है, इसको जर्नल इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये है हमारी अगली, ये आइडियल इक्वेशन नहीं है, ये वाला हमारा है। देखते हैं आंसर क्या है। 1 2, देखिए अगर आपको कभी एक चुनना हो, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यही ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। अब आप कहेंगे यार ये भी आइडियल गैस है, ये भी आइडियल गैस है, लेकिन सबसे जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो फिर उस केस में केवल P बराबर nRT रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन चुनने के लिए ज्यादा ऑप्शन हैं, तो ये भी आइडियल गैस है, इसमें उन लोगों ने केवल n नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला रख के अरेंज कर दिया तो ये बन गया, और यहाँ पे इस m को हम इधर वॉल्यूम के पास ले गए तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बन गया। इसलिए 1 2 एंड 4 तीनों ही आइडियल इक्वेशन माने जाएंगे। अगर कभी एक चुनना होगा तो केवल इसको चुनेंगे, जनरल गैस पूछेगा तो केवल उसको चुनेंगे। अगर एक से ज्यादा को चुनना है तो ये तीनों की ही इक्वल दावेदारी है। एक और है बता रहा हूं, वो भी इक्वेशन ही काउंट होगी, P इक्वल टू रो RT। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन का ही एक रूप है, किताबों में जनरली ये गायब रहता है, लेकिन ये भी इसका एक स्वरूप है। बनता कैसे है? यदि ये स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप चुपचाप यहाँ भेज दीजिए तो ये बन जाता है P इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम RT। और हम सभी बचपन से जानते हैं 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वो डेंसिटी होती है। क्लियर एकदम?
चलिए नेक्स्ट आते हैं। फॉर एन आइडियल गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज, याद कर लीजिएगा 1। क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, ये देखिए समझिए। इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब है, अच्छा हम लोग इस पे क्वेश्चंस को आगे भी बढ़ाएंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे हम लोग। चलिए डिस्कस करते हैं इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। आइडियल गैस का कंप्रेसिव, अभी या तो सवाल एक लिए आया है, ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है, तो हमने आंसर कह दिया 1 होता है, यूनिट होता है। आखिर अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, और ये इतना होता क्यों है, या आइडियल गैस की किस प्रॉपर्टी के कारण ये 1 होता है, या ये 1 नहीं होगा तो किस प्रॉपर्टी पर प्रभाव पड़ेगा, सब डिस्कस करेंगे हम लोग लाइन से एक साथ। चलिए आइडियल गैस में लोगों ने क्या बात किया था कि भैया मॉलिक्यूल आपस में टकराने नहीं चाहिए, और मॉलिक्यूल का एक दूसरे के प्रति कोई रिपल्सन या अट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स उसमें काम करेगा तो जो उसकी एक्चुअल टेंडेंसी है वो ऐसा काम नहीं कर पाएगा। तो आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं 0। ठीक है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज 0 हैं तो आपको कंप्रेस करनी जितना एनर्जी देनी है आप उतनी एनर्जी देंगे, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, या एक्सपेंशन में जितना चाहिए आपको सेम मिलेगा, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स को आपस में ना कोई झगड़ा है और ना कोई प्यार मोहब्बत है। ठीक है, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 नहीं है, ये होता क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है सिंपल सा द एक्चुअल वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस डिवाइड बाय आइडियल वर्क। ठीक है, हमें उसको कंप्रेस करने में कितनी एनर्जी चाहिए थी और कितनी एक्चुअल में देनी पड़ रही है, क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं है मॉलिक्यूल्स का आपस में, तो जितनी एनर्जी चाहिए हमें उतनी ही वहां पे देनी पड़ेगी। जब रियल गैस आएगी तो रियल गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में आपस में कभी कभी रिपल्सिव नेचर का फोर्स होता है और कभी कभी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं और दूर भागते हैं। तो दूर भागेंगे तो हमें थ्योरेटिकली जितना वर्क चाहिए कंप्रेस करने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ जाएगी। ठीक है, तो वहां पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारा 1 से ज्यादा आ जाएगा। तो जनरली नॉर्मल या रियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होता है, आइडियल गैस के लिए 1 होता है। 1 क्यों होता है, क्योंकि आइडियल गैस में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते हैं, नो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ये रीजन और असर्शन वाले सवाल में भी आ सकता है कि आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है क्योंकि उसका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस 0 होते हैं आपस में। तो ये रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज द लॉ P इक्वल टू RT। आइडियल गैस इस लॉ को कब पालन करती है, यही आइडियल गैस आइडियल इक्वेशन है, तो कब करेगी, ऑल टेम्परेचर ऑल प्रेशर A एंड B बोथ, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर अदर देन 0 केल्विन। तो भैया यहाँ पे आंसर है आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आइडियल है, उसमें कोई समस्या परेशानी है ही नहीं है, तो हर जगह पालन करेगी, उसकी मजबूरी है। तो आइडियल गैस इक्वेशन हर जगह पे पालन करेगी, चाहे टेम्परेचर वॉल्यूम कुछ भी हो। ठीक है, अगर यहीं पे इस सवाल में रियल गैस होता तो यहाँ पे आंसर अलग हो जाता, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो लॉ है क्या, एवोगैड्रो लॉ देखिए आप जो जनरली समझते हैं केमिस्ट्री में वो आप पढ़ते हैं एवोगैड्रो नंबर। देखिए एक होता है 6.023 10 की पावर 23, इसे कहते हैं AVN, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये एवोगैड्रो लॉ नहीं है, इसका लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको लॉ से कोई मतलब नहीं है। एवोगैड्रो लॉ अलग है। एवोगैड्रो लॉ क्या है, मतलब इन्होंने किस तरह से पब्लिक को, केवल बहुत सिंपल चीज थी लेकिन जो इनका प्रेजेंटेशन था वो अल्टीमेट था उस समय पे। अब देखिए है क्या, हम सभी जानते हैं PV इक्वल टू होता है nRT। ठीक, इन्होंने क्या कहा V/N कर दे, मैथमेटिक्स सभी जानते हैं सिंपल, N इधर आ गया, R/T RT/P ये इधर चला गया। अब ये सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन का ये एप्लीकेशन है, हमने केवल आगे पीछे किया है N और P को, N को इधर लिया P को उधर भेज दिया। अब क्या है कि यदि सभी गैस के एक समान टेम्परेचर और एक समान प्रेशर पर एक समान नंबर ऑफ मोल लिए जाएं, या पहले फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, यदि सभी गैसों का टेम्परेचर एक समान कर दें, प्रेशर एक समान कर दें, तो RTP तीनों कांस्टेंट होगा, क्योंकि N है तो R कौन सा होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 वाला, तो T सबका एक बराबर है, P सबका एक बराबर, R तो जन्मजात सबके लिए बराबर है, तो ये वैल्यू हो गई कांस्टेंट। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्या कि अगर हम इसी कमरे में भी सभी गैसों को ले आए
तो हर गैस का जो वॉल्यूम और उसके मोल का अनुपात होगा वो एक समान होगा। यही हमारा एवोगैड्रो का पहला लॉ है। सेकंड लॉ में उन्होंने क्या किया, एन को भी यहाँ भेज दिया और ये हो गया V बराबर एन आर टी बाई पी। ये एवोगैड्रो का सेकंड लॉ है कि यदि एक समान तापमान और एक समान प्रेशर पर सभी गैसों के एक समान मोल लिए जाएं तो उनका आयतन भी एक समान हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द गैस constant and the molar mass of the ideal gas is constant. Now, the sum of the partial pressure, now, the equal volume of the all gases at the same temperature and pressure contain equal number of mole. यही आपका सबसे ज्यादा मैच कर रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ले लिया जाए, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो उनके नंबर ऑफ मोल भी एक ही समान होंगे। ठीक है, हाँ देखिए मैंने हमेशा कहा कि ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या पढ़ा है, यहाँ पे द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर मैंने आगे पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मुझे पता है ना, सवाल हम लोग जब टॉपिक पढ़ते हैं तो हम लोग को याद है कि एवोगैड्रो लॉ को प्रेशर से, पार्शियल प्रेशर से मतलब ही नहीं था, तो मैं यहाँ पूरा क्यों जाऊँ। ABCD पढ़ना अलग बात है, उस ऑप्शंस को पूरा लगातार पढ़ना ये अलग बात है। जैसे ही आपको ये शुरुआत के 4 शब्द पढ़ते में समझ में आ गया कि भैया एवोगैड्रो ने पार्शियल के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, तो हम पूरा कभी भी नहीं पढ़ेंगे, बट हम यहाँ पे चारों ऑप्शन हमेशा जरूर पढ़ेंगे। डी ऑल ऑफ दिस था, जब ए और बी गलत है तो डी कहां से सही हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन एन वंडर वॉल इक्वेशन, हाँ चलिए इसको समझते हैं। ये हमारा किसके लिए है? पहली बात, वंडर वॉल इक्वेशन होता है रियल गैस के लिए। किसके लिए होता है? रियल गैस के लिए। तो रियल गैस आइडियल गैस में अंतर क्या था, ये बनता कैसे है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। हम लोग के पास इक्वेशन थी रियल गैस आइडियल गैस की, PV इक्वल टू एन, चलो अगर हम लोग स्मॉल वाली मानेंगे तो RT। अब यहाँ पे जो आइडियल गैस है उसमें क्या है, उसमें मॉलिक्यूल का साइज लगभग निग्लिजिबल है ही नहीं कुछ साइज, तो सारा का सारा आयतन किसके लिए उपलब्ध है? गैस के मॉलिक्यूलर मोशन के लिए। जब हम रियल गैस मानेंगे तो रियल गैस में तो साइज कभी भी निग्लिजिबल हो ही नहीं सकता, कुछ साइज तो मानना पड़ेगा। तो जब कुछ साइज मानेंगे तो उसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास पूरे कंटेनर में गैस का लिए वॉल्यूम था, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब। अब उसमें 0.1 मीटर क्यूब या 2 मीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम घेर लिया मॉलिक्यूल ने खुद के खड़े होने के लिए, तो मोशन के लिए जगह बची कम। जब जगह कम बची तो मोशन के लिए जो जगह होती है उसी को मानते हैं आयतन। ये डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे, ठीक, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास मोशन करने के जितनी ज्यादा उपलब्ध होती है उसी को हम गैस का आयतन मानते हैं। तो आइडियल गैस के टाइम पे V पूरा है कंटेनर का आयतन ही गैस का आयतन है, लेकिन रियल गैस के टाइम पे क्या हुआ, उसमें से कुछ आयतन मॉलिक्यूल ने घेर लिया, तो यहां से कुछ मामला हो जाएगा नेगेटिव, कुछ वॉल्यूम कम मिलेगा रियल गैस के केस में। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर रोड छोटी हो गई है तो टकराने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी, मॉलिक्यूल दीवार से ज्यादा टकराएंगे तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसीलिए प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है रियल गैस में और वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है आइडियल के कंपैरिजन में। आइए पढ़ते हैं। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ये क्वेश्चन है सिंपल सा, कह रहा इसमें ग्रेटर द वैल्यू कांस्टेंट, यदि कांस्टेंट्स की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा। सिंपल सी बात है भाई, ये रियल गैस इक्वेशन है। आइडियल कब बनेगी, यदि आप A बराबर 0 कर दो, B बराबर 0 कर दो, ये क्या बन जाएगी, PV बराबर RT। यानी अगर कांस्टेंट 0 होंगे तो बेचारी आइडियल गैस इक्वेशन थी, और यदि आप कांस्टेंट बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, इधर अभी कांस्टेंट बढ़ाते जाएंगे, बोला ये क्या है ना, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स, हम आइडियल से उतना ही ज्यादा दूर होते चले जाएंगे। ऑप्शंस देखते हैं। क्लोजर द गैस इज टू आइडियल गैस कंडीशन, गलत। लेसर एट द फोर्स ऑफ कोहेशन, easier is to be liquefy the gas, higher is to the density of the gas। अब देखिए यहाँ पे आइडियल गैस कुछ है ही नहीं इस तरह का ऑप्शन, तो देखिए ये तो नहीं हो सकता, वैल्यू बढ़ेगी तो हम लोग आइडियल से दूर जाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। लेसर एट द फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक है, तो जो भी हमारा जो फोर्स ऑफ कोहेशन है वो बढ़ता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब ये तो हम लोग कभी जानते ही नहीं है, क्योंकि वो तो आइडियल गैस बनने वाली, वो तो आइडियल से दूर जा रही है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ईजियर द लिक्विफाई तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अलग ही टॉपिक है, इसमें है ही नहीं है। हायर द डेंसिटी ऑफ द गैस। अब देखते हैं, जैसे जैसे बी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे
कांस्टेंट बढ़ेंगे बी बढ़ेगा, इफेक्टिव वॉल्यूम कम होता जाएगा, और जब वॉल्यूम कम होता जाएगा तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। डेंसिटी होता क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम कम होता जाएगा ना, तो हमारी डेंसिटी क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो हायर इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। चलिए, इन वन डायमेंशनल इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन अभी भी वही का वही है हमारे पास। आइए देखते हैं, जब कभी भी आपको डायमेंशन सॉल्व करना हो क्वेश्चन का तो सिंपल याद रखिएगा आपको क्या यूज करना है। आपको हमेशा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमेशा सेम डायमेंशंस की ही वैल्यू जोड़ी या घटाई जाती है, आप कभी भी किसी अलग डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो भले ही ये ए का पूछे बी का पूछे, लेकिन आपको फोकस देना है इस पूरी क्वांटिटी पे। ए का कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन P का उतना होगा जितना A/V² का होगा, ये हम लोग को क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जो P की यूनिट होगी या जो P का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, A/V² का होगा। और यानी A का डायमेंशन क्या होगा, अच्छा P का डायमेंशन क्या है, P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन का mL/T-2 मीटर स्क्वायर T-2 बराबर A बटे में वॉल्यूम का L3 और उसका भी स्क्वायर। जब हम लोग यहाँ पे लोग सब्ट्रैक्ट भेजेंगे उधर तो A का यूनिट हो जाएगा mL-1 T-2 L⁻⁶। तो ये हो गया mL⁻⁵ T-2 mL⁻⁵ T-2। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर एकदम। तो जब भी सवाल आएगा ना तो आप कभी एक को मत ध्यान दीजिए, आप इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान दीजिए, पूरे ब्रैकेट को ध्यान दीजिए। अकेला ए का ढूंढेंगे और याद तो करना ही नहीं है, क्लियर बात है। आपको यहाँ पे कोई डायमेंशन याद करके नहीं जाना है एग्जाम में, 10 सेकंड का टाइम है, कर लेना, गलती के चांसेस कम है क्योंकि वैल्यूज बहुत कंफ्यूजिंग आती है हमेशा। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा यहाँ पे मोल भी लिखा रहेगा, यहाँ पे साथ में डायमेंशन यहाँ पे मोल भी लिखा रहेगा। मोल के लिए थीटा यूज करें चाहे जो, लेकिन यहाँ पे मोल भी आपको दिखेगा, मोल इनवर्स करके आप मोल कुछ करके दिखाई देगा आपको यहाँ पे। तो मोल जब आएगा तो यहाँ तो मोल था ही नहीं, तो कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो याद कर लीजिएगा यदि इसी इक्वेशन में वन डायमेंशनल इक्वेशन में यदि मोल भी आपको मात्रक में दिख रहा है, यूनिट में या डायमेंशंस में आपको मोल दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ना होके वो V/N यूज किया जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ना होके वो क्या है, वो मोलर वॉल्यूम की बात हो रही है वहां पे। ठीक, तो अगर कभी ऑप्शन में मोल दिखाई दे तो फिर आप V को आप V/N मान के यूज करेंगे। अगर आप V/N मान के यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V/N हो जाएगा, n का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे फिर n का स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मोल स्क्वायर। ठीक, अगर मोल देता है तो, नहीं देता तो बेस्ट है यार, अपना जो क्वेश्चन है वैसे ही चलेगा फिर मामला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The pressure gauge on an air tank shows the 60 kilopascal when the diver is 8 meter down in the ocean. Okay. At what depth will be the gauge pressure be 0? ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मेरा जो बेस्ट मन करेगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बाकी डेटा से मतलब नहीं है। ये देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो डाइवर किसी सतह, ये पानी की सतह है, समुद्र की सतह है। ठीक है, डाइवर मतलब वो डाइव मारा है अंदर, वो कुछ गहराई पे आया। ठीक है, जब ये गहराई पे आया है, इस समय ये 8 मीटर गहरा आने पे यहाँ का जो प्रेशर है वो प्रेशर दिखा रहा है 60 किलो पास्कल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एट व्हाट डेप्थ विल बी गेज प्रेशर 0। ये कह रहा है किस प्रेशर हम डेप्थ पे पहुंच जाएं जहां पे गेज प्रेशर कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, समुद्र की गहराई कुछ होगी, हमें नहीं पता। 8 मीटर की गहराई पे हमारा 60 kPa का प्रेशर था, तो 0 कब होगा, तो अपनी चील की निगाह से देखो आपको क्या दिख रहा है, केवल कि ये 60 को 0 करना है। इसे कितना गहरा आना पड़ेगा कि बस 60 0 हो जाए। ठीक है, हम लोग जहां पे भी खड़े हैं, ये 8 मीटर है, 2 मीटर है, भाड़ में जाए, हम लोग जहां पे है वहां से हम कितना आ जाए कि 60 0 हो जाए। तो आप सभी जानते हैं P बराबर ρGH।
P कितना है 60 इंटू 10⁻3। रो कितना है, समुद्र का पानी है तो 1000 मान के चलेंगे, शुद्ध पानी मान लेते हैं। जी 10 मान के सॉल्व किया करो हमेशा। देखो ऑप्शन देखो, बहुत दूर 34 24 14 मीटर, बहुत गैप है, तो 9.81 नहीं लेना है कभी भी, कैलकुलेशन करनी है, बी स्मार्ट। ठीक है, और हमें यहाँ पे एच पता चल जाएगा। तो एच कितना हो गया, एच आ गया लगभग ये 6 मीटर, 3 1 4 3 1 4 6 मीटर। यानी अगर यहां पर भी है ये जहां पर भी है, यहां से 6 मीटर और नीचे आएगा तो मामला जीरो हो जाएगा। ठीक है, और पहले कहां पे था, 8 पे ऑलरेडी था, 6 और आ गया, तो 17 से कितना नीचे आ गया टोटल, ये 14 मीटर। तो 14.118 हमारा आंसर है। अगर आप यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 लेके करोगे, यू विल गेट दी एग्जैक्टली सेम आंसर। लेकिन हमें एग्जैक्टली सेम चाहिए थोड़ी। अगर यहीं पे मान लीजिए ऑप्शन दिए होते 14 होता, 14.1 होता, 13.9 होता, तब हम एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे, अदरवाइज आप अप्रोक्सीमेशन करिए। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है। 8 मीटर गहराई पे आए तो 60 kPa है प्रेशर, जीरो कब हो जाएगा, 60 को जीरो करने के लिए जो पानी की हाइट चाहिए वो पानी की हाइट निकाल लिए, वो 6 मीटर आई। 6 मीटर अभी और गहराई पे जाएंगे, शुरुआत से 8 मीटर पहले नीचे आ चुके हैं, टोटल गहराई 14 मीटर पे आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। A mole of the substance has a mass equal to the molecular weight of the substance। एकदम करेक्ट बात है जी, कि एक मोल में यदि किसी पदार्थ की मात्रा ग्राम में ली जाए तो उसके मॉलिक्यूलर वेट के हम लोग एक मोल कहेंगे, एकदम सही चीज है। दूसरा इक्वेशन यानी कि 1 तो सही है, दूसरा क्या है, एट एब्सोल्यूट जीरो एन आइसोथर्म एंड एन एडियाबैटिक आर आइडेंटिकल। ओके, ये कह रहा है परम शून्य तापमान पे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के जो ग्राफ होंगे वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। अब आप सभी जानते हैं, ये हम लोग आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के ग्राफ्स में थोड़ा सा गैप होता है, थीटा हमेशा ज़्यादा होता है एडियाबैटिक का, तो ये चीज़ संभव नहीं है। तो आज आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग थोड़े से लीनियंट होते हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा बहस करना पसंद नहीं होता है, तो हम लोग चीज़ों को टाल देते हैं। जैसे मैथ में आप क्या पढ़ते हैं कि दो पैरेलल लाइन कहाँ टकराएगी, इन्फिनाइट पे, यही बोलते हैं ना, क्यों, अरे ने बोल दिया नहीं सब नहीं टकराएगी, तो सामने वाला कहेगा थोड़ा और या बढ़ा के देखो शायद टकरा जाए, थोड़ा और बढ़ा लो शायद टकरा जाए। कब तक बढ़ाओगे, तो आप ये बोलो ही मत कि ये नहीं टकराएंगी। अब क्या बोलते हो वहां पे, हाँ भाई टकराएंगी, कहाँ पे, इन्फिनाइट पे, डाउट है जाके देख लो। ठीक, तो मतलब हमारा ये कहने का है कि जब आपके पास इस तरह के सवाल आए जिसके बारे में आपको पता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो आप प्रयास करते हैं वहां पे डालने का जो चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। ठीक, जैसे अभी तो एक सवाल ये है, एडियाबैटिक आइसोथर्मल कब एक समान आ जाएंगे, तो वो क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर T बराबर 0 केल्विन। अभी एक और बात आपके बाद आएगा कि किसी पदार्थ का Cp और Cv कब बराबर होंगे, वास्तव में कभी नहीं होंगे, तो किस पे डाल लो इल्जाम, कहाँ पे होगा, 0 केल्विन पे होगा, जाके चेक कर लो। ना कोई कभी 0 तक पहुंच सकता है केल्विन तक, और ना वो चीज चेक हो सकती है, तो कभी भी इंकार मत करिए कि ये चीज नहीं होगी, कहाँ कह दीजिए 0 केल्विन पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 भी ठीक है और 2 भी सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर है। अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। किस कंडीशन पे एक रियल गैस आइडियल की तरह व्यवहार कर सकती है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस मिलते जुलते ही हैं सारे, और प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में ही दे रखे हैं। आइडियल गैस क्या थी, जिसके अंदर मॉलिक्यूल आपस में टकरा नहीं रहे थे। ठीक है, कोलिजन नहीं होना चाहिए था, लॉसेस होंगे ना कोलिजन में, कोलिजन नहीं होना चाहिए था। और दूसरा क्या था, उनका आपस में कोई फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन का नहीं काम करना चाहिए। ये कब कैसे होगा, सिंपल सी बात है यार, आइए समझते हैं। यदि आप रोड पे जा रहे हैं, आपकी बाइक की स्पीड भयंकर तेज है, सामने कोई और भी जा रहा है उसकी स्पीड बहुत तेज है, तो आप दोनों एक दूसरे को देखो, इंटरेक्शन हो आप लोगों का, आप दोनों को अपना कोई पहले की दुश्मनी या प्यार मोहब्बत याद आए, संभावना बहुत कम है। अगर वही आप लोग स्लो मोशन में टहलते हुए जा रहे हैं रोड पे, तो शायद आप दूसरे को आप देखेंगे, पहचानेंगे, और पुरानी बातें आपको याद आएंगी, और बीच की लड़ाई या नफरत या जो भी दोस्ती आ रही है वो जागेगी। तो क्या समझे आप यहाँ पे कि यदि आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो आपके ऊपर जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा।
अब बताइए वेलोसिटी ज्यादा कब होगी गैस के मॉलिक्यूल की, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो यदि गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो आंतरिक ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, आंतरिक ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो उस पे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगला क्या, टक्कर। टक्कर कम से कम हो, रोड भयंकर चौड़ी बना दो। आप रोड चौड़ी करते जाइए, गाड़ियां बढ़ती जाएंगी, टक्कर तो तब भी होगी भाई। बेस्ट क्या है रोड भले ही पतली हो, इन गाड़ियां ही ना हो, या गाड़ियां बहुत दूर दूर हो, संख्या बहुत कम हो। और चीज बताता कौन है हमें, ये बताता है प्रेशर। जब लोग प्रेशर पढ़ते हैं, प्रेशर क्या होता है, किसी भी जो भी हमारे गैस के मॉलिक्यूल हैं वो मोशन कर रहे हैं, मोशन करते करते जाए, दीवार से टकरा गए, कंटेनर की वॉल से टकराए, टकरा के लौट के आए, मॉलिक्यूल ने कंटेनर पे बल लगाया, वही बल बटे एरिया बन जाता है प्रेशर। ठीक है, तो यदि हमारे पास मॉलिक्यूल बहुत, यदि हमारा प्रेशर कम है तो मतलब मॉलिक्यूल टकरा नहीं रहे हैं दीवार से, या तो दीवारें बहुत दूर दूर खड़ी हुई हैं, या तो टकराने वाले मॉलिक्यूल ही बहुत कम बचे हैं वहां पे। ठीक है, यानी कि अगर प्रेशर जितना कम होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल का कोलिजन उतना ही कम हो रहा होगा, तो उस की वजह से होने वाले लॉसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर प्रेशर बहुत लो होगा, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो कोई भी हमारी जो रियल गैस है वो भी आइडियल की तरह व्यवहार कर सकती है। तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, क्लियर एकदम, समझ में आ गया होगा। तो दोनों देखिए रीजन असर्शन वाले सवाल भी यहाँ से तैयार रखिएगा। टेम्परेचर हाई होने पे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेशर हाई होने पे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर कोलिजन की संभावना बहुत कम हो जाती है, सॉरी प्रेशर लो होने पे। ठीक है, समझ में आ गया, चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन एमकेएस। एमकेएस पद्धति में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसमें समस्या क्या है। आप सोच, हम सभी को जो याद होती है, हम लोग याद होती है बचपन से 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इसमें क्या समस्या है, जो थोड़ी देर पहले बताया थे आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोल। और बात हुई थी कि यदि मोल है तो पदार्थ किस में रहा होगा, ग्राम में रहा होगा, और ग्राम हम लोग यूज नहीं करते हैं। समस्या क्या है यहाँ पे, मोल है, मोल का मतलब पदार्थ की क्वांटिटी ग्राम में रही होगी, और ग्राम एमकेएस में काउंट नहीं होता। दूसरा देखते हैं, किलो जूल किलो मोल केल्विन। यदि पदार्थ की मात्रा किलो मोल में है, मोल वाला क्या कहते हैं किलो मोल है, तो वहां पे मात्रा क्या होगी, किलोग्राम होगी, परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है मामला, किलो जूल, ऊर्जा जूल होता है, किलो जूल नहीं होता ऊर्जा, तो ये भी गलत हो गया। अब ये ऊपर का के खोल देते हैं तो 1000 यहाँ चला जाएगा, 8.34 इंटू 1000 यानी 8314 जूल प्रति मोल, जूल प्रति किलो मोल केल्विन, ये एकदम सही है। क्यों, यहाँ पे ऊर्जा जूल में है, मोल किलो मोल है, इसलिए पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में रही होगी, टेम्परेचर केल्विन में है ही बेचारा। यहाँ पे क्या समस्या है, तो गलत है, डेटा ही गलत है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो 8314 जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक, नेक्स्ट, द परफेक्ट गैस इज अ गैस इन विच। परफेक्ट गैस कौन सी गैस होती है, तो बात हुई थी, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सारी बातें तो आइडियल गैस के लिए थी। परफेक्ट गैस के लिए एक लॉ होता है परफेक्ट गैस में, वो क्या होता है कि भैया उसका सीपी और सीवी तापमान के संदर्भ में कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर जीरो ना, स्पेसिफिक हीट्स आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये बात सही है। नो इंटरमोलिकुलर कोलिजन, गलत। हैविंग सम इंटरमोलिकुलर कोलिजन, ये ठीक है, हो तो फर्क क्या पड़ता है, कुछ कहना थोड़ी है, लेकिन फिर भी जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, वो है ये कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है कि सीपी और सीवी की वैल्यू अगर कांस्टेंट होती है तो वो गैस हमारी परफेक्ट गैस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटॉमिक गैस इज। ओके, देखो तीन तरह की गैस होती हैं, कौन कौन सी, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और पॉली एटॉमिक।
डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यहाँ पे है कि कितने हमारे पास ऑप्शंस हैं, मॉलिक्यूल्स के पास यूनिक ऑप्शंस कितने हैं। तो जब मॉलिक्यूल केवल एक है तो उसके साथ मोशन करने के केवल 3 ऑप्शन होते हैं। डायटोमिक यानी 2 मॉलिक्यूल हैं, पहले वाले मॉलिक्यूल के पास 3 ऑप्शन थे, जब दूसरा मॉलिक्यूल वहां पे आया उसके साथ कांटेक्ट में, तो पहले वाला मॉलिक्यूल जो भी एक मोशन चुन चुका है, जो भी एक पॉसिबिलिटी चुन चुका है, पहले वाले के पास एक्स वाई जेड तीनों ऑप्शन थे, जब दूसरा वाला आया तो पहले वाले ने एक्स ले लिया तो केवल वाई जेड बचा, या पहले वाले ने वाई ले लिया तो केवल एक्स जेड बचा। ठीक, तो पहले वाले के पास 3 ऑप्शन थे, दूसरे वाले के पास केवल 2 ऑप्शंस थे, तो कुल ऑप्शंस 5 थे यहाँ पे। जब पॉलीटॉमिक में आएंगे, पहले मॉलिक्यूल के पास 3 ऑप्शन, दूसरे के पास 2 ऑप्शन, तीसरे के पास बेचारे के पास ऑप्शन बचता ही नहीं है। मान लो पहला वाला आया मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड, उसने एक पिक कर लिया एक्स, दूसरा वाला आया तो वाई जेड में उसने एक पिक कर लिया वाई, तीसरे वाले के पास केवल जेड ही एक ऑप्शन है। तो कुल ऑप्शन कितने हैं यहाँ पे? 6। पॉली के लिए 6, डाई के लिए 5 और मोनो के लिए 3। तो आपको ये चीजें रटी होनी चाहिए, दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाइटोमिक का 5 होता है, पॉलीटॉमिक का 6 होता है। तो यहाँ पे डाइटोमिक का पूछा गया, डाइटोमिक का आंसर हो गया हमारा 5। क्लियर एकदम? चले आगे। ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनटीपी? एनटीपी का मतलब क्या है? एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो पूरी दुनिया के लिए एक ही चीज लागू है, वो कितना होता है? वो होता है कितना? 0 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर। ये एसटीपी की बात है। जब हम बात करते हैं एनटीपी की, अब ये पूरी दुनिया के लिए तो कॉमन है भाई, कोई भी देश होगा पानी हर जगह रहेगा, और अगर पानी जमेगा तो 0 पे ही जमेगा, इसलिए वो 0 सबके लिए एक्सेप्टेबल था। लेकिन जब नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन में जो टेम्परेचर रहता है उससे मतलब होता है हमारा। अब आपके रीजन में कौन सा टेम्परेचर रहता है भाई पर्टिकुलरली? या तो अपने साल का पूरा टेम्परेचर का चार्ट निकालिए, मैक्सिमम मिनिमम का निकाल के एवरेज कर लीजिए, या अपने जो भी आपके आसपास जमीन है वहाँ पे 10-12 मीटर का गड्ढा खोदिए, वहां से जो पानी मिलेगा या वहाँ जो मिट्टी होगी, जिसका तापमान होगा, वही आपका नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है, इंडिया के लिए ये टेम्परेचर 25 होता है, यूरोप के लिए 20 है, इंग्लैंड के लिए 15 है। ठीक है, तो एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल, नॉमिनल नहीं होता है। क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेंटेटिव प्रेशर, टेंटेटिव प्रेजेंस नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, आपने एनटीपी एसटीपी बोलता रहता है पूरे टाइम, लेकिन एक बार ये एग्जाम में आ भी चुका है, कई लोगों का गलत हो गया था। नेक्स्ट, which of the following gases will have the highest specific heat ratio? ओके, अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगेगा कि क्या मुझे हर गैस का याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको हर गैस का याद नहीं करना पड़ेगा, आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। जो भी आपने पीछे देखा था, तो पीछे लौट के चले हम लोग, तो ये मोनो डाई पॉली, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम था। ये हमारा एक और कॉलम बनेगा, ये कॉलम किसका बनेगा? ये कॉलम बनेगा गामा। गामा मतलब Cp अपॉन Cv। ये क्या होता है? ये होता है 1 + 2/f। क्या है ये? दिस इज 1 + 2/f। f यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो गामा के मोनोटॉमिकली गामा कितना हो गया? 1 + 2/3 यानी 1.667। डायटोमिक के लिए 1 + 2/5 तो 1.4। पॉली के लिए 1 + 2/6 1.33। यानी कि आइडियली केस में हमारे पास केवल 3 ही तरह के, केवल मात्र 3 तरह के गामा हो सकते हैं, 1.667, 1.4 और 1.333, मोनो, डाई और पॉली के अनुसार। ठीक है, बस ये 3 डेटा आप याद रख लीजिए, उसका सवाल आपका हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हीलियम। हीलियम कौन सी गैस? अच्छा, मोनो में कौन कौन सी गैस आती है? मोनो में कौन कौन सी आएगी? मोनो में आएगी हमारे पास पहले तो हाइड्रोजन, और दूसरा हाइड्रोजन के बाद हीलियम आर्गन, क्योंकि ये कभी बंधन नहीं बनाते ना, ये अकेले घूमते हैं। जैसे हाइड्रोजन आप लिखते हैं H2 के फॉर्म में, लेकिन वो H2 रहता नहीं है हाइड्रोजन, वो H+ या H- के फॉर्म में रहता है हमेशा, वो अकेले ही माना जाता है। ठीक है, तो हीलियम मोनोटॉमिक है, हाइड्रोजन मोनोटॉमिक है, ऑक्सीजन डाइएटॉमिक है, और एयर भी डाइएटॉमिक है।
ठीक है, अगर यहाँ पे हीलियम या हाइड्रोजन में से कोई एक होता, आपका आंसर एकदम फिक्स था कि आंसर में मोनो वाला देना है आंसर, क्योंकि इसका आंसर है 1.667, 1.667, इसका 1.4, 1.4। अब यहाँ पे समस्या आ गई। समस्या क्या है? समस्या ये है यहाँ पे कि हीलियम और हाइड्रोजन दोनों मोनो है, तब कैसा टिक करेंगे? तो याद रखिएगा, अगर कभी आपको किसी एक को चुनना होगा तो आप क्यों चुनेंगे? हमेशा हाइड्रोजन को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है हीलियम के कंपैरिजन में। अब आप कहेंगे भाई फार्मूले में तो केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों रखी थी? एकदम सही बात है, लेकिन प्रैक्टिकली आइडियली ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, बट प्रैक्टिकली जो नोटिस किया गया है वो वैल्यू होती है इसकी 1.667 और इसकी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो आइडियल आंसर मोनो का सबसे ज्यादा होता है। मोनो में ये 3 गैस आती हैं, इन 3 में से भी सबसे ज्यादा किसका होगा गामा? वो हाइड्रोजन का होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A perfect gas has 27 degree. Okay, perfect gas at 27 degree is heated till its volume is doubled. एक परफेक्ट गैस है, देखो सवाल में चाहे परफेक्ट लिखा हो, आइडियल लिखा हो, कोई भी लिखा हो, तो मैं अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन ही करनी है। पहली बात तो ये, वह क्या कह रहा है ये कि परफेक्ट गैस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे और तब तक गर्म किया, हीटेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, तब तक गर्म किया गया जब तक इसका आयतन दुगना नहीं हो जाए। तो समान सी बात है, हम लोग जानते हैं पीवी बराबर आरटी के हिसाब से, यदि पी कांस्टेंट है, अच्छा बोला नहीं है, मानना पड़ेगा, बोला नहीं है तो भी उसको मानना ही पड़ेगा। तो जब पी कांस्टेंट होगा तो वी प्रोपोर्शनल टू टी है, यदि आयतन दुगना हुआ है तो टेम्परेचर भी दुगना होगा। तो क्या आंसर 54 है? नहीं, आंसर 54 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने पीछे लिखा था टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, तो 27 का तापमान है, 27 का मतलब हो गया ये 300 केल्विन। तो ये जब आयतन दुगना होगा तो तापमान 300 केल्विन से 600 केल्विन हो जाएगा। अब 600 केल्विन यहाँ मौजूद नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो ये आ जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर एकदम? तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, ये याद रहता है तापमान दुगना हो जाएगा, लेकिन कौन सा तापमान ये नहीं याद रहता होगा। ठीक है, चलिए। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस इज डिपेंड्स ऑन, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस इज डिपेंड्स ऑन, मोलर स्पेसिफिक हीट। अच्छा, आइए हम लोग लौट के दोबारा उसी पे आते हैं। ये रहा, यहीं पे हम यहाँ पे एक और आपके लिए ऐड करते हैं तो आप समझ जाएंगे। ये तो जैसे गामा का टेबल, सेम यहाँ पे टेबल बनती है किसकी? सीवी की। और सीवी क्या होता है? सीवी होता है F/2 इंटू आर। सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट है, और ये है कितना? F/2 इंटू आर। अच्छा, यहाँ पे F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम वंस अगेन। ठीक है, तो यानी कि सीवी किस पे डिपेंड कर रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। सवाल पे लौट के आते हैं अपने। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रेशर नो, टेम्परेचर नो, बोथ प्रेशर टेम्परेचर ना, द नंबर ऑफ एटम्स इन दी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जितने एटम्स होंगे उसी हिसाब से उसका डाई, मोनो और पोली डिसाइड होगा, और जैसे ये डिसाइड होगा तब इसका एफ डिसाइड होगा, तभी हमारा स्पेसिफिक हीट भी डिसाइड होगा। क्लियर एकदम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Why can a real gas behave like an ideal gas at a high temperature? हाँ, जो हमने अभी डिस्कस किया था आपसे, पहले था कि रियल गैस आइडियल गैस का व्यवहार कब करेगी, अब क्या है कि क्यों? Why and real gas behave like an ideal gas at high temperature? कि हाई टेम्परेचर बिहेव क्यों करेगी? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर क्या बात हुई था? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जान पहचान पुरानी याद नहीं आएगी, फोर्सेस काम नहीं करेंगे, इंटरमोलिकुलर कोलिजन विल बी लेस। नो, ये तो प्रेशर वाला रूल था। इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस विल बी लेस, ये ऑप्शन सही है। लॉसेस विल बी लेस ना, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी इसको मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या है हमारे पास? इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस विल बी लेस। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बहुत छोटा सा था, इसमें जैसे बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि आपको 4 गैस का नाम दे देगा कि इनके स्पेसिफिक हीट, इनके स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट का
क्रम लिखिए, तो वो मोलिकुलर वेट के संदर्भ में रहेगा। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जो मुझे अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे, वो हमने पिक कर लिया है यहाँ पे। ठीक, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाउट्स आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग तैयार करके आइएगा। हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के पूरे सवालों को, और प्रोसेस के अंदर हम लोग पूरा जो डिस्कस करेंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, ये जितनी प्रोसेस होती है उनके बारे में भी बात किया जाएगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे, इरिवर्सिबिलिटी की बात करेंगे, और उससे जुड़ी वहाँ पे जो भी बातें होंगी उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब हम प्रोसेस कह रहे हैं तो याद रखिएगा पीवी डायग्राम की भी, पीवी, टीएस, एचएस, पीएस सारे डायग्राम की भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हम लोग उस चैप्टर में पढ़ते हैं वो पूरा आपको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको सवाल करने में और मजा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं पे रोकते हैं।